अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 CS 504 की मिड टर्म की तैयारी हम करने जा रहे हैं। और नए जो व्यूअर्स हैं उन्हें मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो कंसेप्चुअल जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से हम करवाएं। तो आज की इस तैयारी में हमारे पास कुछ MCQs हैं, तो साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी थोड़ी बहुत हम तैयारी कर लेंगे और कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। अच्छा, तो सबसे पहला है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसके जो एक्सटर्नल जो क्वालिटी होती है ना, वो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसके यूज़र्स, ठीक है, या आपके जो कस्टमर्स हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उनसे उसका ताल्लुक हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोहेजन है ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर लो कपलिंग, कंसाइसनेस, ये जो चीज़ें हैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर यानी जो है ना कितना जो है ना कोहेजन को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे लो कपलिंग को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना अंदर के मामलात होते हैं। तो यूज़र को जो चीज़ चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि वो सॉफ्टवेयर जो है जिस पे वो काम कर रहे हैं वो करेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है करेक्ट, ठीक है। यूज़र का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ओके, तो अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो होता है ये एक आपके DFD है विच गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिटेल इसमें जो है ना, डिटेल इसमें नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा एक सिस्टम जो होता है उसके कितने उसका ताल्लुक जो है एक्सटर्नल जो उसकी एंटिटीज़ है वो कौन कौन सी हैं, वो एक ओवरव्यू जो है ना कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देता है। मैं आपको आपके हैंडआउट से दिखा भी देता हूँ। ये एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, ठीक है। उसको ज़ीरो लेवल डायग्राम भी कहते हैं। और इसमें एक जो आपका जो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका जो है ना एक ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है, कि कैसे पेशेंट और नर्स और पेशेंट लॉग जो है ना वो एक दूसरे से इस सिस्टम से कनेक्टेड है, सही है जी। इसको जब आप आगे मज़ीद जाके आपने पढ़ा होगा अपने हैंडआउट्स में, तो डिटेल, जब बात डिटेल की आ जाती है तो वो कॉन्टेक्स्ट से बात हट जाती है, ठीक है, और वो लेवल 1 पे चली जाती है, ठीक है। तो इससे लेवल 1 से भी आगे जो है ना लेवल 2 डेटा फ्लो और डायग्राम है, ठीक है। और इसके अलावा आगे जब हम जाएंगे, ये तो चले कॉमन मिस्टेक्स आ गई, तो इसमें जो डिटेल होती है ना वो अगले लेवल्स पे आके आती है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो होती है वो जस्ट एक ओवरव्यू होता है सिस्टम का, ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट है द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट बिफोर द यूज केस कैन बी इन्वोक्ड इज कॉल्ड अ प्री कंडीशन, ठीक है। प्री का लफ्ज यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपके हैंडआउट से भी आपको दिखा दूं। प्री कंडीशन इज द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट बिफोर द यूज केस कैन बी इन्वोक्ड। ओके जी, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स ऑल दी सर्विसेज। जितनी सर्विसेज जो है ना आपका सिस्टम प्रोवाइड करेगा ना, तो उसकी तमाम डिटेल आपने देनी होती है अलॉन्ग विद द कंस्ट्रेंट्स अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। ये आपके हैंडआउट से उठाया गया, ये आप इसको देख लीजिए। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड, यही है। Okay, जी, in object-oriented design ना, dash layer contains the detail that enable each object to communicate with its collaborators, which is the message layer, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिज़ाइनर्स में जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। इसको आपने डिटेल में देख लेना है, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए हमारे मतलब की जो है वो है द मैसेज लेयर कंटेन्स द डिटेल दैट एनेबल ईच ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट विद इट्स कोलैबोरेटर्स। दिस लेयर एस्टेब्लिशेस द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेसेस फॉर द सिस्टम, ठीक है। दोनों जो इंटरफेसेस होते हैं इनको आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है और कम्युनिकेशन को जो है ना क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है जी। नेक्स्ट है डैश आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू स्मूथली एंड सक्सेसफुली परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज के की छतरी के नीचे होते हैं, ठीक है। द मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू स्मूथली एंड सक्सेसफुली परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ये आपका जो आया हुआ है ना, ये बेसिकली आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अलावा मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपने इसको डिटेल से देख लेना है, ठीक है। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो मैनेजमेंट के अंदर आती है, क्लियर है जी। ओके, नेक्स्ट डैश इज अ टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट a model of an entity based upon its essential characteristics and ignore the unessential details। तो इसको abstraction कहते हैं, इसको कहते हैं abstraction, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं स्टूडेंट से रेलिवेंट, ठीक है, और स्टूडेंट का हमें जो है ना रोल नंबर चाहिए,
ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ जी। तो हमें एक तो रोल नंबर चाहिए, ठीक है, और उसका नेम चाहिए, ठीक है, और उसका फादर नेम चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें जो है ना उसकी जो परमानेंट एड्रेस है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अपने मॉड्यूल में सिर्फ जो है इन तीनों को रख लेंगे और इसे इग्नोर कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जो काम किया, टेक्निक यूज़ की, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो इस एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए हम मौके की मुनासबत से या रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं सॉफ्टवेयर की उसकी मुनासबत से जो है ना हम लोग एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उन्हें हम लोग पिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में जब कोई हम चीज़ लिखते हैं ना तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है और रीड होती है और कंप्रहेंड होती है। इसके अगर एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया जाए आपको, जिसमें आपको ये बताया जाए कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेड्स लेने के लिए कौन कौन सी जो है ना यानी ग्रेडिंग स्कीम क्या है, अगर उसको पैराग्राफ में लिखेंगे ना तो मुश्किल होगा उसको पढ़ना। लेकिन अगर आप उसको टेबल में जैसे बने होते हैं ना आपके ग्रेडिंग स्कीम के टेबल, तो अगर आपने वो देखे हुए हों तो वो इजी टू कंप्रहेंड होते हैं, यानी उससे आसानी से समझ आ जाता है कि भाई मैंने अगर ए ग्रेड लेना है तो मुझे इतने परसेंट से इतने परसेंट मार्क्स लेने पड़ेंगे। ओके जी, अगला है जी द फर्स्ट स्टेप इन एन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ओ इसको कहते हैं प्रोसेस मॉडल इज टू। इसमें हमने पहले क्या करना होता है, एक तो हमने क्लासेस को जो है ना आइडेंटिफाई करना होता है जिस पे हम जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो क्लासेस आइडेंटिफाई होती हैं, उसके बाद उन क्लासेस का आपस में रिलेशन और उन क्लासेस की जो बिहेवियर है वो आइडेंटिफाई होते हैं। तो ये पूरा जो मामला है ना इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। तो ये हमने पहले बिल्ड करना होता है, ठीक है। ये आप इससे देख लें। सो द इंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज टू डिफाइन ऑल क्लासेस देयर रिलेशनशिप एंड देयर बिहेवियर। ओके, ओके जी, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्कसेस डैश एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से पहले हम जब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ हमें ये मालूम करना होता है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, व्हाट। लेकिन जब सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के फेज़ में हम दाखिल होते हैं ना, तो फिर जो मेन एस्पेक्ट होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो ये होता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। तो हाउ जो है ना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम व्हाट टू हाउ, ठीक है। अब हमने ये सोचना होता है डिज़ाइन के वक्त कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके जी, नेक्स्ट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जिनका हमें फेस करना पड़ता है, वो क्यों हमें फेस करना पड़ता है, उसकी सबसे मेन वजह क्या है, कोई बता सकता है। आर एट्रीब्यूटेड टू शॉर्ट कमिंग इन, यानी कौन सी चीज़ कम होने की वजह से हम सॉफ्टवेयर ठीक नहीं बना पाते, ये है आपकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे उसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी नोट्स में मिसाल है कि आप एक घर बनाने जा रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि उसमें कितने कमरे होंगे, कितने बाथ होंगे, कितने किचन होंगे, लॉन का साइज़ कितना होगा, तो आप कैसे उसे बनाएंगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम ये नहीं कर पाए ना सही से तो फिर हम जो है ना उसकी कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। फिर उस कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा उसको मेंटेन कैसे करेंगे या उसको टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बात के फेजेस हैं जिनके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो पहले जो है ना अहम चीज़ जो है वो है रिक्वायरमेंट। ओके जी, नेक्स्ट टू हेल्प सेपरेट एन ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल बिहेवियर फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखिए दो चीज़ें, एक्सटर्नल बिहेवियर का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ह्यूमन, ठीक है। तो वो अपने बारे में कैसे जो है बताएगा या यानी आप उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे या एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कैसे इंटरेक्ट करेगा। अगर आपने ये मॉडल बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपको जो है ना एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करनी पड़ती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी ही कैन टॉक, ठीक है, ही कैन वॉक, ये जो है ना इसके वो हैं अपना क्या कहते हैं इसके बिहेवियर्स हैं, ठीक है। तो एक ह्यूमन जो है दूसरी ह्यूमन से अगर वो इंटरेक्ट करेगा बाय टॉक, ठीक है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।
लेकिन ये जो वो कैसे बात करेगा, हाउ कैन ही आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में आती है चीज़, ठीक है। और वो बात करेगा, ये उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है, सही है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इसे एब्स्ट्रैक्शन का जो टेक्निक है उससे हम जो है ना क्या करते हैं, उसको अलहदा अलहदा कर देते हैं। इसे आप डिटेल में आप पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट बड़ा आसान है। डैश डायग्राम डज नॉट कैप्चर कंट्रोल फ्लो इंफॉर्मेशन। इसमें कंट्रोल फ्लो नहीं होता, ठीक है। यानी इफ कंडीशन वगैरह, ये कंट्रोल फ्लो की बात हो रही है। सो इट जस्ट शोज द फ्लो ऑफ द डेटा इन ए सिस्टम। ये होता है आपका डेटा फ्लो, ठीक है। So dash is an extremely powerful technique for dealing with complexity which is abstraction, ठीक है। ये आपके हैंडआउट से उठाया गया है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जी, इन द ह्यूमन बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ अ सिस्टम, कंपोजिशन रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज शोन बाय। कंपोजिशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा आपको, ह्यूमन, ठीक है। अब ये ह्यूमन ठीक है जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। तो वो बना है जी यहाँ पे आपकी समझ के लिए सिर्फ फर्स्ट करें, लेग्स हो गई, ठीक है, और हैंड्स हो गए, ठीक है, हेड हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझाने की गर्ज से सिर्फ, तो तो ये इनकी तरफ जो एक एरो यहाँ पे है ना, ऐसा एक एरो होगा, ये इधर जाएगा, एक एरो इधर जाएगा। तो ये बता रहा है कि ये होल साइड है और ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनता है, ये एरो ऐसे है, ठीक है। ये तो ये इसका मतलब ये है कि ह्यूमन जो है उस लेग्स, हैंड्स और हेड, इनको मिला के जो है ना एक ह्यूमन बना है। सही है, बेसिकली ये रिलेशनशिप है कंपोजिशन का। Dash relationship is concerned with the classes, not with the class is 10 t is 10 t is 10 sheets, ठीक है। सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में ना आपको पता ही है कि इनहेरिटेंस में एक क्लास जो है वो ड्राइव करती है दूसरी क्लास से, सही है, ताकि वो उसकी जो बिहेवियरल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसे क्या करे, इनहेरिट करे। ओके जी, नेक्स्ट है, डैश इज अ टेक्निक विच इज कंस्ट्रक्ट अ मॉडल। ये हम पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रक्शन था इसका, आंसर रिपीट हो गया ये, ठीक है जी। इन सीक्वेंस डायग्राम द ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द इवेंट्स इन अ वर्टिकल टाइम लाइन। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सीक्वेंस डायग्राम में अगर आप ये देखें, जैसे आपकी एंटिटी यहाँ पे है, प्रोफेसर है, उसके बाद आपका ये मैथ 0101 है, ठीक है। तो ये आपकी दो जो है ना ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं, देखें ना, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बन रही है। जबकि इनके जो इवेंट्स होंगे ना, नीचे मैं आपको इवेंट्स दिखाता हूँ, ये देखें, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो वर्टिकली हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना चीज़ थी, सही है जी। यहाँ पे आप देख लें, नीचे लिखा भी हुआ है, द ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज इन द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली while time is shown in the y-axis vertically। क्लियर हो गया जी। ओके, तो नेक्स्ट है जी, होल पार्ट स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीगेशन। ये देखें, ठीक है, होल पार्ट स्ट्रक्चर्स एग्रीगेशंस जी। तो नेक्स्ट था जी, ये है, ट्रांजैक्शंस आर दी इवेंट्स। इवेंट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। ये आपके हैंडआउट से उठाया गया, ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट्स दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। The next है जी, डैश has become a standard notation for object oriented system modeling which is a UML, ठीक है। UML जो है ना स्टैंडर्ड नोटेशन है फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडलिंग के लिए, सही है जी। तो UML से बनता क्या है आपको पता होना चाहिए। UML जो है ना उससे बनता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UML। ओके, UML में ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एसोसिएशन जो होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उसको कैसे डिपिक्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन जो है ना वो उन दोनों के दरमियान लगा देते हैं, ठीक है। सही हो गया जी। यानी अगर ये एक ऑब्जेक्ट हमारा है अली, ठीक है, और अली घर में रहता है, ठीक है, हाउस, तो इन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन है वो हम सिंगल लाइन से लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा जी हैज़ बिकम स्टैंडर्ड नोटेशन। ये UML वाला जो है ना रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट है जी, बड़ा ज़बरदस्त सा MCQ है, इसको मैं ज़रा ड्रा करके इसके आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। नॉर्मली सिस्टम विल बी मोर इजी टू मॉडिफाई इट्स मॉड्यूल्स हैव, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट करिए आप का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ठीक है।
एक मॉड्यूल ये है, एक मॉड्यूल ये है, और एक मॉड्यूल ये है। ठीक है। कोहेजन क्या होती है? कोहेजन का मतलब ये होता है कि उस मॉड्यूल्स का आपस में जो है ना वो रिलेशनशिप कितना है। ये एक लाइन आई, फिर ये वापस ये कोहेजन है। ठीक है, ये लाइन मैं जो लगा रहा हूँ ना, ये कोहेजन है। जितनी ज़्यादा कोहेजन होगी उसका मतलब ये होता है कि मॉड्यूल जो है वो उसका उसका जो दारोमदार है वो अपने आप से ज़्यादा है। ठीक है, ये है आपकी कोहेजन। ठीक है। अब ये तीन मॉड्यूल आपस में लाज़मी बात है सॉफ्टवेयर कैसे हैं तो इंटरेक्ट भी करते होंगे। ठीक है, तो उसको ये जो मैंने अभी जो किया है ना हमने, इसको कहते हैं कोहेजन, हाई कोहेजन। हाई कोहेजन का मतलब ये है कि इनका आपस में एक दूसरे के साथ सॉरी मॉड्यूल का उसकी जो अपने अंदर जो इंटरडिपेंडेंस है वो ज़्यादा है, मतलब दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है। अभी देखें चारों मॉड्यूल्स जो है उनका जो डिपेंडेंस है वो अपने आप तक है, उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम नहीं है। तो यहाँ पे जब वो एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करेंगे, फर्ज करें इसका इससे ताल्लुक़ आ गया, इसका इससे आ गया, इसका फिर इससे भी ताल्लुक़ है, इसका इसका इससे ताल्लुक़ है, इसका इससे ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ये अब इनके जो है ना ये एक दूसरे पे डिपेंड करना लग गए हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कपलिंग। तो जितनी कपलिंग लो होगी, फ़र्ज़ करें अगर मैं कपलिंग बढ़ा देता हूँ इसकी, ये देखें, ये देखें, ये ठीक है, ये कपलिंग बढ़ गई ना। जितना कपलिंग में बढ़ाऊंगा उतना जो है ना स्केच जो है वो क्या होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो इसीलिए तो अगर किसी सॉफ्टवेयर में कपलिंग लो हो और कोहेरेंस ज़्यादा हो, तो फिर अगर हम उसके सिर्फ एक मॉड्यूल में कोई चेंजिंग करेंगे ना, तो उसका जो दूसरे मॉड्यूल्स है उस पर कोई असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ना बेसिकली वो आपको बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि नॉर्मली एक सिस्टम जो है वो कब उसको मॉडिफाई करना आसान होता है। तब होता है जब उसकी कोहेजन ज़्यादा हो और उसकी कपलिंग जो है वो लो हो। ओके, आगे क्लास वैल्यू को ऐसे, क्लास क्या होती है? क्लास में दो चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है सी प्लस प्लस के हवाले से। क्लास में एक होते हैं आपके मेंबर्स, डेटा मेंबर्स सॉरी, ठीक है, डेटा मेंबर्स होते हैं। और दूसरी जो चीज़ होती है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं वो आपके मेथड्स होते हैं, या बिहेवियर कह लें क्लास का। ठीक है, तो इफ़ मोस्ट ऑफ द मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं जब यूज़ मोस्ट ऑफ द डेटा मेंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी वो अपने ही डेटा मेंबर्स को बार बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें ना, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि क्लास जो है वो हाई कोहेसिव है। ठीक है, उसका दूसरे किसी इससे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, उनसे ताल्लुक़ कम है। तो उस का जो उसकी चेंजिंग उसकी डेटा मेंबर्स में चेंजिंग या मेथड में को इस्तेमाल करते हुए जो भी चेंजेस आएगी ना उसकी डेटा मेंबर्स या उसके ऑब्जेक्ट्स में, तो वो उसका जो असर है दूसरी क्लासेस पे नहीं पड़ेगा जिससे उसका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो इसीलिए जो ज़्यादा कोहेसिव क्लास होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो उसके मेथड अपने डेटा मेंबर्स को बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या उनका इंटरडिपेंडेंस जो है ना उसकी जो है ना वो इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होती है, इंटरडिपेंडेंस कम होती है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशन। सो व्हाट आर माय कंपोनेंट्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि मेरे कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर माय कंपोनेंट्स, ये आपके सामने ही है, देख ले इसको। ठीक है, व्हाट आर माय कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्कसेस हाउ एस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, व्हाट नहीं है, इसका आंसर हाउ है। नेक्स्ट है जी, वाइल एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट द गोल इज टू कीप डेटा एंड एक्शन टुगेदर फॉर डैश कपलिंग। कपलिंग लो होनी चाहिए। ठीक है, और कोहेसिव कोहेजन जो है ये मैं आपको एरो भी साथ में ऐसे ही लगाता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। कोहेजन आपकी जो है ना लो होनी चाहिए, सॉरी कपलिंग लो होनी चाहिए, और कोहेजन जो है आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कपलिंग के साथ लो का लफ्ज़ यूज़ होता है, आपने हमेशा याद रखना है अगर आपने अच्छा जो है ना वो क्या ऑब्जेक्ट मॉडल बनाना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, कपलिंग लोअर होगी और जो क्वेश्चन है वो हायर होगी, ये गलत है। नेक्स्ट है जी, यूएमएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ, ये हम कर चुके हैं। एसोसिएशन जो होती है ना स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये नहीं होता, ये कंपोजिशन के लिए होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है, इन डैश फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियर फोकस ऑन रियलाइजिंग द बिजनेस ऑब्जेक्ट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है कि आप विजन होता है, विजन इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो वो क्यों बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका मकसद क्या है। ठीक है, तो किस मकसद के तहत उसकी ज़रूरत पड़ी।
तो ये आप इसमें देख लें विजन में, here we determine why are we doing this thing and what are our business objective that we want to achieve. ओके नेक्स्ट है जी, इन डैश द एनालिस्ट डिटरमिन्स ऑल द सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। सोर्सेज जो होते हैं ना आपके, ठीक है, इसको एक नाम दिया जाता है, मैं आप समझ गया उससे, एंड वेयर टू डू दीज रिक्वायरमेंट्स और कंज्यूम। तो ये कहाँ से सोर्सेज जो है ना, रिक्वायरमेंट सोर्सेज कौन सी हैं और ये कहाँ जाके इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो ये कौन सी एनालिसिस में यूज़ होती हैं जी, ये होती हैं जी आपकी सोर्स एंड सिंक एनालिसिस। इसको कहते हैं सोर्स, ठीक है, और इसको कहते हैं सिंक, ठीक है। इन इस सोर्स एंड सिंक एनालिसिस के जरिए में जो है ना हमें पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हम हमारा जो जो हम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है एक तो ढूंढना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हम एक फाइनेंशियल चेक जो है ना क्रिएशन के लिए कोई मॉड्यूल बनाते हैं सॉफ्टवेयर का, तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगे ना, ठीक है, वो यूज़र्स होंगे जो डेटा एंटर करेंगे, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर इसमें आ जाएंगे जो डेटा एंटर करेंगे, और फाइनेंस का जो भी रिकॉर्ड होगा अपने कस्टमर्स का वो क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ये सोर्स है, ठीक है, जो डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। सिंक में जाके ना वो ऐसे जो है ना ये चेक की जो है ना हम मॉड्यूल की बात करें जो चेक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो सिंक जाके यानी ये जो सोर्स इनपुट हुआ है ना, तो ये आउटपुट कहाँ पे होगा, आउटपुट होगा फाइनेंस की ब्रांच में, या फाइनेंस का कोई डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे ये चेक क्या होंगे, प्रिंट होंगे, ठीक है। और उन चेक्स पे जितना भी डेटा आया है वो किसने डाला है, सोर्स ने डाला है, और सिंक जाके क्या हुआ है, प्रिंट हो गया है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, और चेक जो है ना प्रिंट हो जाएगा। ये जो बार बार आ रहे हैं ना, एज अ टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट मॉडल फॉर एसेंशियल करेक्टरिस्टिक इग्नोर द अनएसेंशियल डिटेल्स। तो ये एब्स्ट्रैक्शन बार बार आ रहा है, तीसरी दफ़ा आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट आ गया कपलिंग। कपलिंग में आपको मैंने बताया था कि कपलिंग में हम ये चीज़ देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, उसका दूसरे सॉफ्टवेयर पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ कपलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कपलिंग का मेजर जो है वो उसकी डिपेंडेंस जो है ना उसको जो है ना मेजर करने के लिए किसी मॉड्यूल या किसी कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं कपलिंग को। तो जितनी लो कपलिंग होगी इसका मतलब है कि उस मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल्स पे जो डिपेंडेंस है वो क्या है, कम है। और जितना ही हाई कपलिंग होगी तो उसका मतलब ये होगा कि ये मॉड्यूल जो है दूसरे भी मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट है और उनकी इसे ज़रूरत है। यानी अगर हम एक रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट करेंगे ना, ठीक है, तो हमें कहीं और भी उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम रिजल्ट्स इन अ डिज़ाइन object oriented design results in a design that achieve a number of different levels of modularity। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात होगी तो मॉड्यूलरिटी है, सही है जी, ये देख लें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ओके जी नेक्स्ट आसान है जी, जी यू आई से क्या बनता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है जी, इन द केस ऑफ डैश इन अ सिस्टम मॉड्यूल बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड होती हैं जी हाई कपलिंग में। जब हाई कपलिंग होगी ना तो इसका मतलब है कि मॉड्यूल जो है वो जो है क्या चीज़ है, गीचू मिचू है, आप यूँ समझ लें, ठीक है। ये देखें आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। ये आपको ये मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, इसमें है, ठीक है। इंजीनियरिंग इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट मॉडल प्रिंसिपल। इनहेरिटेंस होती है, बिल्कुल जी इनहेरिटेंस होती है इसके अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, इनकैप्सुलेशन का भी है, एब्स्ट्रैक्शन का भी है, एक्सपोजर का नहीं है, सही है जी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, जो मतलब नहीं है, तो वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके अ क्लास विल बी कोहेसिव, ये हम पहले भी कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर यूज्ड टू most of the method use most of the data members most of the time, ठीक है। ओके जी, तो ये थी जी आपके आज की हमारी मिड टर्म की तैयारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की।
आई होप सो आपको मज़ा आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? यू आर मोर देन वेलकम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।